बहुत यशस्वी कथाकार मनोज पांडे भाई साहब बैठे हुए हैं। मैं उनके साक्ष्य से ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय ऋषिकेश सुलभ जी उन लोगों में से हैं जिनका भान आपको बराबर बना रहता है कि वो आपके काम पर निगाह रखे हुए हैं। आप कविता लिख रहे हैं तो वो उनके यहाँ दर्ज हो रही है। आप नाटक कर रहे हैं तो उसके प्रदर्शन उनके हिसाब में है, और उसके समानांतर उसके साथ साथ वो खुद कंधे से कंधा मिला के लिख रहे हैं एकदम नई पीढ़ी के साथ। और अगर उनका फेसबुक प्रोफाइल आज किसी ने देखा हो तो काशीनाथ सिंह के साथ, और उन सभी लोगों के साथ भी जिनका शरीर हमारे बीच नहीं है। मैं पूरे अधिकार भाव के साथ पूरे आदर से आदरणीय सुलभ जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। और ये कार्यक्रम हम लोग कुछ शास्त्रीय तरीके से शुरू करना चाहते हैं। बहुत समकालीन को बहुत शास्त्रीय से टोका टाकी कराना चाहते हैं। तो उस शास्त्रीय के आह्वान के लिए हम डॉक्टर आशीष मिश्र को मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे आए और अपने सुरों से संभव करें आज का आरंभ। रचा प्रभु तूने ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु तूने ब्रह्मांड सारा, प्राणों से प्यारा तू ही सब से न्यारा, रचा प्रभु तूने ब्रह्मांड सारा, तू ही भाई बंधु, तू ही जगत जननी, तू ही भाई बंधु, तू ही जगत जननी, सकल जगत में तेरा पसारा, रचा प्रभु तूने ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु तूने ब्रह्मांड सारा।
भैरवी के बाद कुछ जमता नहीं है। ये भी एक चुनौती है शब्द के सामने। इस राग ने और उसके इतने प्रीतिकर, इतने आह्वान मूलक, उद्बोधन मूलक अवतरण जो आपने संबोध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंच कला संकाय से थोड़ा सा भी जुड़े हुए लोग इस राग को, इस बंदिश को पहचानेंगे। इस बंदिश का वजन बस कुलगीत के बाद ही है। ये समारोह बस इस हॉल तक महदूद न रहे ये बातचीत। इसके लिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि राजकमल प्रकाशन समूह के पेज पर जहाँ पर ये बातचीत चल रही है, एक एक बार उठाइए मोबाइल और उसे शेयर कर लीजिए अपने फेसबुक प्रोफाइल पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल नवीन कृति जिन भी पाठकों से होकर गुजरी है वो अपने सवाल इस बातचीत में शामिल कर सकें। वो ऑनलाइन पूछे गए सवालों के जवाब हम रचनाकार से मांग सकें। दाता पीर का लोकेल, उसका भूगोल, उसका देश, पटना का एक मोहल्ला है पीर मुहानी। पीर मुहानी को हम लोग कथादेश में ऋषिकेश सुलभ के लेख के बाद अंत में छपे पते के तौर पे जानते हैं। वो उनका अपना मोहल्ला है। उस मोहल्ले से उपन्यास का देश निर्मित हुआ है और उपन्यास की पूरी कथा एक कब्रिस्तान के आसपास, कब्रिस्तान के भीतर जाकर संभव हुई है। एक परिवार है जिसे मुहाजिर कहते हैं, मुजाविर, जो कब्र खोदने का काम किया करता है, शव को दफनाने का, फातिहा पढ़ने का, अंतिम क्रिया संपन्न कराने का, जो मुस्लिम विधि विधान से, जो हिंदू हैं उसको पलट के देख लें, दूसरा तरीका अंतिम संस्कार का। उस परिवार के भीतर दो नौजवान लड़कियां हैं। एक परिवार है रसीदन का, पति नहीं है उस परिवार में। एक वृद्ध होती हुई महिला है अधेड़, उसकी दो बेटियां, एक बेटा है जो विकलांग है, एक पांव उसका सूख गया है। तो पूरा आख्यान जो है, जहां तक वो पूरा आख्यान जहां तक मैं उससे वाकिफ हूं, वो कविता की शर्तों पर बुना गया है। जैसे पैर सूख गया, पैर सूख जाना कोई रोग होता होगा, पैर सूख जाता होगा किन्हीं परिस्थितियों में, ये सब हम लोग पूछेंगे सर से। लेकिन सबसे जायज सवाल है कि एक तरफ इस देश में ऐसा माहौल बन रहा है, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक मुख्य धारा, एंड उसी समय एक रचनाकार को क्यों याद आता है एक और सभ्यता, एक और संस्कृति, मुख्य धारा के समानांतर एक और धारा, उसे याद करने की, उसका देश काल बसाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? सर, आपने ये उपन्यास क्यों लिखा है? पहले तो आप सबको प्रणाम मेरा। उपन्यास के आरंभ में अमीर खुसरो की दो पंक्तियां हैं। शुदस मोमिन बगर दुबांगे तकबीर, जी गब्र आवाज नारायण हवा की। ये वो समय था जब मुसलमानों की अजान की आवाज आसमान की ओर गूंज रही, की ओर जा रही थी और हिंदुओं के मुंह से नारायण का स्वर वातावरण में गूंज रहा था। ये दो पंक्तियां अमीर खुसरो की है, ये ऐसे ही इसमें की गई है। वैसे उपन्यास में कई जगह खुसरो की पंक्तियां हैं और उनकी चर्चा भी होती है। क्या शेर जो है अमीर खुसरो का, इस बात
तस्दीक करता है कि ये क्यों, इसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि क्यों। यह चाहना है हमारी जो इस देश में, इस भारतीय समाज में संभव हो चुका है। आज हम जिसके लिए तड़प रहे हैं, कल्पना ऐसा होता है कि हमारी आवाज नहीं निकलती, स्वर नहीं फूटता, और आत्मा के भीतर ये टीस जो लगातार आपको वेधते रहती है, आपका जीना दुभर कर देती है। जैसे कबीर कहते हैं, सेज हमारी संग हुई है, ठीक उसी तरह। तो ये हम जिस समाज की आज चित्र में परेशान हाल है, वह इन दो पंक्तियों में, और ये दो इसीलिए इस उपन्यास की रचना की गई है कि हम उन तत्वों को खोज सकें, उन युक्तियों को, जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं हमारे, जो युक्तियां हैं, उनको हम ढूंढ सके, खोज सके, फिर से ऐसा जीवन हो। क्योंकि आज हमारा जीवन वैसा नहीं रहा जैसा वर्षों पहले था या वर्षों से चलता रहा है। और आज जो घटित हो रहा है वो सिर्फ आज नहीं घटित हो रहा है। आप याद कीजिए, हमने जो लहूलुहान आजादी पाई थी, आप उसको याद कीजिए। तो हम आजादी के बाद से इसकी जूझते रहे हैं। आज वो ताकतवर हैं, वो शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो ज्यादा हिंस्र हैं, उनके पास ज्यादा शक्ति है, और राजनीति के माध्यम से सही और सत्ता के माध्यम से सही, वे हमारे जीवन को नष्ट करने पर तुली हुई। हमारी वो संस्कृति जिसमें मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई फर्क नहीं था, जो फर्क था उस फर्क का कारण धर्म नहीं था, मजहब नहीं था। तो यह एक खोज है, एक ऐसे समय और समाज की खोज है, ऐसी जीवन पद्धति की खोज है, जीवन के लिए उन युक्तियों की खोज है जिसकी आज हमें बहुत जरूरत है, जिसके लिए हम बेकल हैं, परेशान हैं। थोड़ा सा उपन्यास के बाहर जाके बात कर लें। ये बातचीत ऐसे ही छापामार तरीके से, गुरिल्ला तरीके से आगे बढ़ेगी। हम लोगों के लिए तो वो हमारे थिएटर के उस्ताद हैं, तो हम तो थिएटर तक जाएंगे ही उनके साथ, लेकिन बीच में उपन्यास और उपन्यास के एतबार से समाज, संस्कृति, राजनीति के सवाल जरूर होंगे। क्या वजह है सर कि आज की तारीख में इस उपन्यास की जरूरत पड़ती है हमें? और यही नहीं कि सिर्फ दाता पीर, अभी कुछ दिन पहले बहुत गौरतलब उपन्यास प्रकाशित हुआ है, गूंगी रुलाई का कोरस, रणेंद्र का। वो उपन्यास में एक मुस्लिम परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। वो परिवार संयोग से संगीतकारों का परिवार है, संगीतकारों का घराना कह लीजिए उसको। कई पीढ़ियां हैं संगीतकारों की, और वो भीतर और बाहर कई तरह की उलझनों का सामना कर रहे हैं। गणतंत्र में समय जितनी तेजी से बदला है, उसने बिल्कुल एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। उसका सामना बाहर और भीतर पारंपरिक कलाएं, पारंपरिक अभिव्यक्तियां जिस तरह से झड़ रही हैं दीवारों से, टूट टूट कर सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो रही हैं, वो उसका विषय है। ऐसा क्यों होता है? गूंगी रुलाई का कोरस भी दाता पीर की ही तरह बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशीलता के साथ ग्रहण किया गया एक ही समय में, और ऐसा हमेशा होता रहा हो ये भी नहीं है। जैसे विभाजन का जो रक्तपात है और कत्लो गारत के बाद भारत जिस तरह से आजाद हुआ था,
उसकी गवाही जब हम कविता में खोजने निकलते हैं तो कोई कविता याद नहीं आती, सच कहूं तो। कि कोई कवि या कोई कविता ऐसी जो हमारी आजादी पर एक बड़ी डिबेट करती हो, नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि रचना कई बार बिल्कुल तत्काल को संबोधित नहीं कर पाती, और कई बार वो ऐसा करती है, खास करके कहानी और उपन्यास करते हैं। झूठा सच जैसा उपन्यास है, आधा गांव जैसा। देखिए, जब जीवन की जो प्रतिगामी शक्तियां होती हैं, चाहे वो राजनीति से आ रही हो, पूंजी की दुनिया से आ रही हो, कहीं से आ रही हो, वो सबसे पहले आप उन चीजों को नष्ट करती हैं जो चीजें आपको जीने का साहस दे रही हैं, जिससे आपके भीतर का मनुष्य नैसर्गिक रूप से निर्मित हो रहा, उन चीजों को तोड़ती है ये ताकत। वो चीजें हैं क्या? वो कलाएं हैं। जब मैं कला कह रहा हूं तो उसके छोटे छोटे तत्वों को आपको समझना कि अभी ये सितंबर का महीना है, पारिजात के खिलने का महीना है। सुबह पारिजात के फूलों को चुनकर, दशहरा का ये समय है, हम लोग सुबह बच्चे थे, फूलों को चुनकर लाने के लिए भेजा जाता था। हालांकि चूंकि जमीन पर गिरे होने के कारण उन फूलों से पूजा नहीं होती थी, लेकिन घर पे सजाया जाता था। मुझे याद है कि लौटते हुए दूब की जो पगडंडी होती थी, और पगडंडी के किनारे दूब वाली जो बीच में लीक बन जाती, हम लोग उस पर चलते जाते। हमारे लोक गीतों में ये पगडंडियां वो दूब की नोक पर टिकी हुई शीत की बूंद और पारिजात फूल चुनकर घर लौटती हुई लड़कियां, किशोरियां, छोटी छोटी, हमारे लोक गीतों में ये दर्ज है। मैंने कुछ नहीं किया, अभी आपको एक दृश्य आपके सामने रखा, आपकी दुनिया थोड़ी सी बदली। आप सोचिए, ऐसे न जाने कितने दृश्य हमारे लोक गीतों में दर्ज है। उनको नष्ट किया जाएगा, तभी तो आप नष्ट हो। भित्ति चित्र, चूल्हा और आंगन और चौका लीप अभी भी हर जगह आंगन पक्का नहीं हुआ है अभी भी। जैसे बहुत जगह उज्ज्वला का चूल्हा और गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा है, ठीक उसी तरह सच्चाई ये है कि हर जगह आंगन पक्का नहीं हुआ है, पत्थर नहीं लगा है, अभी भी बहुत जगह लीपा जाता है। और उस लीपने में एक खास लयात्मकता होती है, जो पोछा जब घूमता है तो उससे भी आकृतियां बनती हैं। आप जाके देखिए, झारखंड में श्यामल बताएंगे आपको जब तोड़ा जाएगा तो ये छोटी छोटी चीजें, मैं बड़ी कलाओं में मैं नहीं बात कर रहा कुमार गंधर्व के गायन की और भीमसेन जोशी के गायन की, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हम हमारे जीवन में शामिल हैं, हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा हैं, जिन्हें हम कला मानते ही नहीं है, अपनी जिंदगी का एक तत्व मानते हैं, अलग से उनको हम फरिछा करके अलग नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीजों पर पूंजी सत्ता चोट करती है और आपको पता नहीं चलता है कि वो चोट की जा रही है। तो जब ऐसी ऐसी, संगीत भी वही है। ये सारी परंपराएं जिसकी बात आप कर रहे थे, भूमि रुलाई, इसमें जो संगीत है, इसमें खमस की परंपरा की बात की है। कव्वालियां जो गाई जाती हैं, उसको जो वाद्य यंत्रों पर बजाया जाता है, जैसे शहनाई पर बनारस तो उसके लिए प्रसिद्ध रहा है, बिस्मिल्लाह खान साहब बोल बनाओ के लिए अपनी शहनाई उनकी प्रसिद्ध रही। उसी तरह जो कव्वाली का गायन है वह शहनाई पर और दूसरे जो वाद्य हैं उन वाद्यों पर जो बजाया जाता है, एक परंपरा विकसित हुई जिसको खमस की परंपरा कहते हैं। आज वो नष्ट हो चुकी है। जिन खानकाहों दरगाहों का इसमें जिक्र है, जहां किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज समुदाय का व्यक्ति जाकर के रूहानी सुकून पा सकता था, उसको दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता था कि पलायनवादी है, ये है, रूढ़ी है, आप उस तरह वही बात कर सकते हैं, जबकि वहां है नहीं, वो आपके बनाने पर है। वहां
तो वो सारी चीजों को कैसे नष्ट किया गया आज किसी को नहीं मालूम है। लोगों को नहीं मालूम है कि खमस की भी परंपरा थी और इस तरह भी होता था। बहुत सारी चीजें संगीत की दुनिया से नष्ट हुई। संगीत की दुनिया को नष्ट करने का मतलब सिर्फ किसी वाद्य यंत्र को नष्ट करना नहीं होता, किसी स्वर को बंद कर देना नहीं होता, वह जीवन की लय को बिगाड़ना होता है, वह सांस की लय को तोड़ना होता है। वो जब टूटेगी तभी तो आप उनकी गुलामी करेंगे, तभी तो उनकी जद में आएंगे। इसलिए गूंगी रुलाई का कोरस है, या इसमें गाथा पीर की संगीत है, या और कोई आने वाले समय की रचना भी हो सकता है। उसको बहुत ही नजदीक जाकर, बहुत उदारता के साथ, सहृदयता के साथ इन चीजों को आपको वहां से खाना होगा, देखना होगा, परखना होगा कि उपन्यास ने वहां जिंदगी के कौन कौन से चिन्ह छोड़े, किस किस गवाक्ष को खोलने की कोशिश की है। यह पाठक का भी काम है, पाठक को संस्कारित होना पड़ता है। मतलब एक तरह का जो सेंस ऑफ लॉस है, खो देने का अनुभव, जो कि गुस्ताखी मुआफ हो कि हमारे बहुत सफल, सुखी, संपन्न मध्य वर्ग के पास बिल्कुल नहीं है। जो जिस मध्य वर्ग का हम हिस्सा हैं और जिस मध्य वर्गीयता के शिकंजे में है भारत, उसको ये पता ही नहीं है कि उसने क्या खो दिया है। और थोड़ा सा यही मध्य वर्ग की समस्या है कि हम वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के काम नहीं आएगा। हम निरंतर पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अपने सारे संबंधों, मानवीय रिश्तों को खो दिया है। अब खोने के लिए बहुत उत्साह से लगे हुए हैं, सारी वो हरकतें कर रहे हैं जिससे हमारे जो ह्यूमन रिलेशन से मानवीय संबंध है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आपने सही कहा, जो खोने का जो सेंस है, इसीलिए मध्यवर्गीय प्रपंच, कई बार तो मुझे लगता है कि जो पूंजी के खेल में सबसे बड़ा हथियार मध्यवर्गीय प्रपंच, जो बहुत धनवान लोग, ताकतवर लोग हैं, उनकी लड़ाई का अस्त्र मध्य वर्ग के लोगों का प्रपंच उनकी लड़ाई के लिए अस्त्र बनता है। जिसको हम सुख समझते हैं, जिस छल और प्रपंच को रचते हुए हम जी रहे होते हैं मध्यवर्गीय लोग, उसको सुख समझते हैं अपना, जबकि हम आत्महंता लोग हैं। सुख क्या सर, बल्कि स्वर्ग समझते हैं उसको। आप ही के उपन्यास की वो जो किरदार है, उस गरीब भी कहना सही नहीं है, दरिद्र, महादरिद्र परिवार की वो लड़की है, और कतई मैं किसी डेरोगेटरी अर्थ में नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वस्तु स्थिति है। मुझे पता है कि जिस निम्न मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, निम्नतम वर्ग के परिवार का चित्रण सर ने किया है अपने नॉवेल में, बल्कि वो परिवार बिल्कुल केंद्र में है, पूरी कहानी ही उसी की कहानी है। वहां तक पहुंचना कितना कठिन है उस परिवार तक। आप एक ऐसे परिवार को दूर से देख सकते हैं, आप उसके संबंध में कुछ सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी बोली बानी, उसका पहनावा, उसके भीतर, उस अंधकार के भीतर रह रहे लोगों के रिफ्लेक्सेस आपको कैसे समझ में आएंगे, वो उपन्यास में कैसे आएगा। वो लड़की नहाती कैसे है एक परिवार में जहां बाथरूम नहीं है, जहां उज्ज्वला वाला सिलेंडर नहीं है, लेकिन शाहरुख और दीपिका की एक फोटो है जिसमें शाहरुख बस चूमने ही वाला है उसे, और वो फोटो किसी व्यक्ति की तरह मौजूद है पूरी कथा में। उस परिवार में खुले हुए आंगन में एक लड़की नहा रही है और एक प्रायः अधेड़ पुरुष उसे देख रहा है। बहुत शैतान, बहुत दुष्ट तरीके से। हमें कैसे पता, सर को कैसे पता? सर उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं कि मैं तो पढ़ते हुए विस्मया विभूत हो गया था।
एक तरफ एक बहुत बारीक सी लय में एक सुंदरता का वर्णन है। ऐन उसी समय उसके समानांतर उस शैतानियत का चित्र है जो उस निगाह में है अधेड़ की, जो वहां बैठा हुआ है। शैतानियत ही है कि बाद में कुछ और हो जाती है, सत्तार हो जाती है। उसकी माँ इस तरह देखने के खिलाफ है अपनी बेटी को, और वहीं उसकी माँ को यह भी लगता है कि बेटी बड़ी चटोर है और अपनी जीभ के लिए परिवार के पास खाने को कुछ नहीं है। अच्छा खाना उसी व्यक्ति के बल पर संभव है जिसका नाम सत्तार है और जो चिक है, गोश्त बनाने वाले समुदाय से आता है। तो गोश्त मिलेगा तो उसी की अनुकंपा से मिलेगा, घर में बनेगा। तो इस बात पर विवाद होता है। एकदम शुरुआती अध्याय में ही माँ कुछ फेंक के मारती है उस पुरुष को, उसको चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, उठ के चला जाता है ये कहते हुए कि गोश्त जाके लेते आओ। गोश्त भी आ रहा है, वही पक भी रहा है। अगले दिन फिर वो हाजिर है। ये कौन सा दुख है, कौन सी व्यथा है, कितनी दूर चले आए हैं उन लोगों से। होता है ऐसा, मैंने पढ़ा, मैंने ये अनुभव किया कि हाँ यही होता है। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया कि खुद मुझे ये बात कितने दिन बाद पता लग रही है कि यही होता है। सर कैसे हुआ, कौन है वो लोग, हैं क्या? देखिए देवमेश जी, लेखक सिर्फ वायवीय नहीं हो सकता, सिर्फ कल्पना कुछ नहीं। और लेखक और ट्रांसपेरेंट होके बताइए। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बताऊं। और लेखक सिर्फ यथार्थ को उठा के रख भी नहीं सकता। यथार्थ को चुनने की तमीज हर लेखक के पास होनी चाहिए। आप जो भी जीवन जी रहे हैं और वही जीवन आप लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे भी वही जीवन जो जी रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन सा हिस्सा क्या है जिसको रचना के यथार्थ में आप परिवर्तित कर सकते हैं अपने स्पर्श से, अपनी कल्पना के स्पर्श से, अपनी सोच समझ विचारों के स्पर्श से आप उसको विस्तारित करते हैं, विकसित करते हैं, कई बार छोटा भी करते हैं। अब उस कथा में यथार्थ और कल्पना, या आपका जो दिमाग है, मानस है, बहुत सारी चीजें, जो कल्पना, जो आपके विचार से और जीवन दृष्टि से सब कुछ मिला जुला के जीवनानुभव से जो थे, उसकी मात्रा क्या है? हर कहानी की अलग अलग मात्रा हो सकती है, होगी हर उपन्यास के लिए अलग अलग। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हर लेखक अपने अपने ढंग से, और यही उस रचना के मयार को तय करता है कि आपने कितना फंसाने में, मैंने सच में कितना झूठ मिलाया। झूठ भी नहीं कहूंगा मैं उसको, सच में कितनी कल्पना मिलाई, उसकी मात्रा क्या थी। कई बार आप ज्यादा मिला देते हैं, कई बार कम मिला देते हैं, कई बार कम मिलाना पड़ता है। कई बार अगर आप कम नहीं मिलाइएगा तो वो बात तो ये है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई लेखक नहीं, और एक फॉर्मूला से दूसरी चीज एक ही लेखक नहीं लिख सकता है। जितनी मात्रा इसमें मिलाई गई है उतनी ही मात्रा मिला दी जाए किसी दूसरी चीज में, अग्निलीप में, तो वो नहीं उपन्यास में लिख पाता। तो अलग अलग है, पहली बात तो ये। लेकिन तो आप जीवनानुभव संचित कर रहे हैं या अर्जित कर रहे हैं एक लेखक के रूप में, उस जीवनानुभव को मांझना पड़ता है, जैसे बर्तन मांझा जाता है, आपको मांझते रहना पड़ता है, रोज मांझना पड़ता है। एक दिन मांझ के बैठ गए तो नहीं होगा, क्योंकि आप रोज जीवन जी रहे हैं, रोज सांस ले रहे हैं, रोज आपके जीवनानुभव आपको बदल रहे हैं। तो ये खेल है, इसका कोई नियम कायदा कानून नहीं है।
आप ही इसके नियम कायदा कानून बनाने वाले हैं। अब आपने कायदे से बना लिया तो पाठक आप बताइए, न जाने आप अपने जीवन काल में कितनी बार सूरज को उगते हुए देखते या सूरज को डूबते हुए देखते हैं। सब कोई देखता है, ऐसा तो नहीं है, हर आदमी देखता है। लेकिन जब एक लेखक लिखे तो उसे लगना चाहिए कि वो पहली बार सूरज को उगते हुए दिखा रहा है। उसी तरह पढ़ने वाले को लगे कि ना वो पहली बार सूरज को उगते हुए देखे। तो यह जो शक्ति है, यह जीवन के अनुभव से ही आप संचित कर रहे हैं। और जब आपको ऐसा काम करना है तो आपका सब देखा सुना भी बेकार है, क्योंकि आपको सूरज को पहली बार देखना है अपनी रचना में और दूसरे को भी दिखाना है। आप जिस रंगमंच पे की बात बार ले आना चाहते हो, उस रंगमंच को ही देखिए। एक ही नाटक, एक ही अभिनेता, एक ही डायरेक्टर, एक ही स्क्रिप्ट, एक ही मंच। यहाँ आज मंचित हुआ, 2 घंटे बाद खत्म हुआ नाटक, चाय पिया हम लोगों ने, फिर दूसरा शो कर रहा आदमी, यही वही नाटक, वही अभिनेता, नाटक बदल जाता है। उसी तरह लेखक के साथ है कि वही दृश्य, वही कुछ मनोज लिखेंगे, अलग ढंग से लिखेंगे, और वो पढ़ के जब जाकर पढ़ेंगे तो अपने ढंग से रिसीव करेंगे, मेरे लिखे हुए को अपने ढंग से रिसीव करेंगे। इसका कोई नियम, कोई फार्मूला नहीं है। सृजन की दुनिया में कोई फार्मूला नहीं चलता। अगर आप देखिए कि अगर फॉर्मूला चलता तो महिलांचल नहीं लिखा जाता, प्रतिपद्यता उपन्यास नहीं लिखा जाता, क्योंकि फॉर्मूला तो फिर प्रेमचंद ने बनाकर रख दिया था आपके लिए, आपको उसकी नकल करनी पड़ती। प्रेमचंद ने गोदान लिखा था, अगर चलते रेणु गोदान लिखने, या राही मासूम राजा चलते महिलांचल लिखने, आधा गांव को महिलांचल की तरह लिखते, या शिवलाल शुक्ल आधा गांव की तरह लिखना चाहता, तो नहीं होता। तो इसलिए ये यही है सृजन की दुनिया कि इसकी इतने रंग है, इतनी छवियां है, ये बहुवर्णी विविध वर्णी दुनिया है। इन लोगों को उकेरना हर लेखक का अपना स्वप्न होता है, उसकी अपनी सोच है, समझ है, विचार है, उसने जो भी अनुभव किया है उस हिसाब से। तो ये सारे लोग हैं भी और नहीं भी है। अब खोजने निकले तो हो सकता है कि उनके जीवन का एक ऐसा पक्ष सामने आए जिसको जो आपके लिए ज्यादा परेशानी का। स्वयं मैं आज मनोज जी से बात करते हुए कह रहा था कि मैं चिंतित था चुन्नी और बबलू के लिए, ये दोनों कहाँ लेके जाएंगे उपन्यास में, क्या कर बैठेंगे, कैसे संभाला जाए इनको। दोनों ने विवाह कर लिया, दोनों सुखी जीवन जी रहे थे, उपन्यास में जी रहे हैं कलकत्ता में। जो सबसे सिधुआ थी, गाय जैसी, जिसको आप कहते हैं ना, जो लड़की थोड़ा ठीक ठाक की गाय जैसी है, सिधुआ है। हालांकि ये अपमान है औरत का, लेकिन लोग वैसी ही सिधुआ थी अमीना। देखिए उसके जीवन में सिधुआ शब्द जो है कहीं आके जाता है दिमाग में। तो वो जो 2 बहनें हैं उसमें से बड़ी वाली सिधुआ है, और छोटी वाली के बगल में अगर बम भी फट जाए तो वो उससे असंपृक्त है, भाड़ में जाए दुनिया मेरी बला से। और एक जगह एक ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है उस महादारिद्र्य के अंधकार में कि उसके पास जाहिर है कि मोबाइल है, और मोबाइल है तो जाहिर है कि वो कान में ईयरफोन ठूसा हुआ है, और वो दिन रात 24 घंटे उसमें मशगूल है, और घर में कुछ हो रहा है और वो लगभग निरक्षर मोबाइल पे न जाने क्या स्क्रॉल कर रही है और देख रही है। घर में कुछ बहुत भयावह होगा, झगड़ा होगा, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अचूक पर्यवेक्षण उस उपन्यास में है। मैं सुलभ जी के पास बहुत यादगार चरित्र है। जिन लोगों ने उनकी नौटंकी पढ़ी हो, नाटक या नौटंकी जो भी कहें, अमली, वो सर अमली जब प्रकाशित हुई तो आपकी उम्र क्या थी? लगता है अमली तो मंजन हुआ तो मेरी उम्र 30 साल थी।
30 और 1-2 साल और रखी, ये 86 में पब्लिश हुआ। 86 में वो पब्लिश हुआ वहां पे। उसके बाद शायद उसके एक आध मेंशन हुए थे सर पटना में। एक आध नहीं, पटना में उसके लगभग 15-20 पटना नहीं और जगह नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ सर कि उसके प्रकाशित होने के बाद कुछ एक ही मेंशन हुए थे, तब हम लोगों ने यहाँ पर बनारस में किया। हाँ, बनारस में बिना आपसे अनुमति वगैरह बाद में मुझे पता चला कि नहीं, बनारस में नाटक हम लोगों- उसमें गड़बड़िया की भूमिका था। मैं इसका जो विदूषक है, उसमें एक विदूषक है, तो एक मुख्य विदूषक था सर, मैं विदूषक का भी सहयोगी विदूषक था। अच्छा, एक मतलब मुझे उसका मुख्य विदूषक की एक रास्ता से ध्यान बटाने के लिए मुझे छोटे विदूषक का रोल दे दिया गया था, सांत्वना पुरस्कार के तौर पे। तो 2 विदूषक दिखते थे स्टेज पे, और वो वैसा ही नाटक था। खलनायक का चेला, खलनायक के ही हाँ में हाँ मिलाता व्यक्ति भी है विदूषक। वो उससे लोग पूछते हैं कि कौन हो, तो वो कहता है हम हैं हुजूर गड़बड़िया, इस तरह से कुछ। तो सर से जब मैं पहली बार मिला था तो मैंने कहा था सर से हम हैं हुजूर गड़बड़िया। और हम लोग उस दिन शाह जी के घर जा रहे थे, लम्ही से यात्रा करके बनारस आए थे। संगमन वाला आयोजन था सर, 2002-2001 की बात है। और फिर सराय गोवर्धन प्रसाद जी के घर गए। इस बातचीत को मैं चाहूंगा, मनोज भाई के मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, बहुत सारा सब टेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने उपन्यास पूरा एक सच्चे समकालीन की तरह पढ़ रखा है और आज सर के साथ एक सेशन भी किया है। सर आप उसमें से कोई एक प्रसंग छोटा सा बाकायदा पढ़ लीजिए, याद दिहानी के तौर पर। हाँ बिल्कुल। रसीदन बाजी को विदा कर लौटे समदू फकीर और अपनी कोठरी में बिछी चटाई पर आकर उनकी पीठ कोठरी की दीवार से टिकी हुई थी। आंखें मुदी थी। आकुल मन किसी पंछी की तरह बीती हुई जिंदगी के आसमान में उड़ा जा रहा था। उड़ते उड़ते कभी रेत के बड़े बड़े ढूंगों वाले रेगिस्तान के ऊपर जा पहुंचता, तो कभी दरियाओं दरख्तों वाले किसी हरे भरे सहरा के ऊपर उड़ान भरता। चारों ओर से उमड़ती पागल हवा थी जो उड़ा ले जाना चाहती थी सब कुछ। उनके भीतर एक बिना ओर छोर वाला समंदर था जो सब कुछ बहा ले जाने के लिए सिर बुनती लहरों के साथ उमड़ता चला आ रहा था। समदू फकीर ने पल भर के लिए अपनी आंखें खोलकर देखा। सर्द मौसम की धूप के टुकड़े अचानक जलते हुए अंगारों की तरह चमकने लगे थे। धूप के टुकड़ों की आंच न जाने किस रास्ते उनके वजूद को पिघला रही थी। उनकी पलकों पर एक साथ आग की लपटें लहरा रही थी और बर्फ के बुरादे झर रहे थे। अजीब कैफियत थी, किसी जख्म का दागे कोहन था। भीतर छिपा कोई पुराना जख्म जो जिंदा हो उठा था, हरा हो उठा था। समदू फकीर की आंखों के सामने स्याही छा गई। उनके होठ लरसे, अल्लाह ताला रहम कर, ऐ मेरे पाक परवरदिगार रहम कर, मेरी स्याह बख्ती पर रहम कर, मेरे गुनाहों को मुआफी दे। ये कैसा सितम है, ये कौन सा जुनून तारी है मेरे ऊपर। समदू फकीर की खुली हथेलियां आसमान की ओर उठी और वो जार जार रो रहे थे। चाय वाला लड़का जो जूठी प्यालियां और चाय के पैसे लिए आया था, उनके सामने खड़ा उन्हें एक टक निहार रहा था। चबूतरे पर रखी जूठी प्यालियां लिए जब वो पैसों के लिए कोठरी में घुसा, भौचक रह गया। वो समदू फकीर को पहली बार रोता हुआ देख रहा था। दरगाह पर आने जाने वाले कई फकीरों को उसने देखा था, पर आज तक किसी फकीर को रोते हुए नहीं देखा था। लेकिन बेटा, समदू फकीर ने अनाज का एक दाना मुंह में नहीं डाला। अपनी कोठरी में ही दीवार से पीठ टिकाए खुश्क की चटाई पर बैठे रहे या फिर सिरहाने अपनी दोनों हथेलियां लगाकर चित पड़े रहे।
बीच बीच में जब नमाज का वक्त हुआ, उठकर उस पत्थर की चौकी के पास गए, बदने से पानी लेकर वजू किया, नमाज पढ़ा और फिर वापस चटाई पर आकर बैठे या पड़ गए। दिन ऐसे ही बीता। रात हुई, ठंड बढ़ी, चांद निकला, कुहासा कितना शुरू हुआ। हवा कभी तेज होती तो कुहासा फटता और चांद दिखने लगता या फिर छिपा रहता। चांद, हवा और कुहासा सब मिलकर रात के साथ खेल। समदू फकीर अपनी कोठरी में जहां थे वहीं पड़े रहे। समदू की जिंदगी के वे सारे दुख जो अनमने से कलेजे की किसी गुफा में छिपे पड़े थे और जिनके चटकीले रंग धूसर पड़ चुके थे, वे आज अचानक अपनी उदासी के लिबास उतार कर कातिलों की तरह हमलावर हो चुके थे। समदू फकीर ने इन हमलावरों से बड़ी मुश्किलों से पीछा छुड़ाया था और शाह अरज़ा की हाजिरी में लग गए थे। जर्द पड़ चुकी यादों के साए अपना रंग बदलकर यूं नाचने लगेंगे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने कलेजे के भीतर बसी हल्दी चिरैया की महीन आवाज की उदास तराहट को वो मरने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कभी मातम नहीं मनाया, अपनी रूह को कभी काला लिबास नहीं पहनाया। अचानक हवा की गति बदली, धीरे धीरे तेज होती गई हवा, तेज, इतनी तेज कि उसमें भंवर पड़ने लगा। कुहासे की चादर तार तार हो गई। चांद दिखा, चांदनी के फूल दिखे। शीशम और बरगद के तनों पर, पत्तों पर चांदी की परतें चढ़ गई। हवा के झोंकों से बूढ़े शीशम और उस विशाल बरगद की पात पात झूम रही थी। सब कुछ बदलने लगा। एक बर्फ सी लहराई और चांदनी के फूलों के बीच पहुंच गई जूबी की सूरत। जूबी